गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये हम पार्ट्स में करेंगे कि जिसमें हम सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक उपलब्धि यानी कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे यानी मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हम नॉन पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की बात करेंगे और फिर हम उसका मूल्यांकन करेंगे। और उसके बाद हम संयुक्त राष्ट्र को मजबूत बनाने के सुझावों के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कई पार्ट्स में चलेगा। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करेंगे कि जिसमें पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। सन 1945 से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां काफ़ी महत्वपूर्ण एवं अद्भुत रही हैं। ये CB नरसिम्हन राव ने कहा कि जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना तब से लेकर आज तक जो इसके कार्य, इसकी उपलब्धियां रही हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण और अद्भुत रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहां कहीं भी सशस्त्र आक्रमण हो वहां सुरक्षा व शांति की स्थापना के लिए सामूहिक कार्रवाई करना है। चार्टर की प्रस्तावना की ये शब्द इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य की दृढ़ता का प्रतीक हैं। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम भावी पीढ़ियों को युद्ध की भयंकरता से रक्षा करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इस प्रकार के उद्देश्य के लिए सहयोग करेंगे और इसके आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ कहलाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी अनेक विवाद इसके सामने लाए गए हैं। यद्यपि इन विवादों को सुलझाने में संघ सदैव सफल नहीं हुआ, तथापि अनेक बार इसने युद्ध की संभावनाओं को टालकर विश्व शांति की स्थापना की दिशा में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले नंबर पर है राजनीतिक उपलब्धियां, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, और दूसरे नंबर पर आती हैं गैर राजनीतिक अथवा सामाजिक व आर्थिक उपलब्धियां, नॉन पॉलिटिकल और सोशल एंड इकोनॉमिक अचीवमेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक उपलब्धियों की। राजनीतिक उपलब्धि और जो कार्य हैं उनमें संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख राजनीतिक लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना करना है। व्यवहारिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह अनिवार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण अन्यथा बल से समाधान किया जाए, ताकि कोई भी विवाद या स्थिति इतनी विस्फोटक न हो जाए कि फिर से युद्ध या विश्व युद्ध का रूप ले लें। पिछले वर्षों में अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवाद तथा स्थितियां संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख लाई गई। कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों सहित जो ब्यौरा है वो हम इस प्रकार से करेंगे कि कौन कौन सी विवाद, कौन कौन सी समस्याएं इसके सामने आई और इसने किस प्रकार से उनको सुलझाया। सबसे पहले हम बात करेंगे रूस ईरान विवाद की। 1946 संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी स्थापना के 3 महीने के अंदर ही जिस अंतर्राष्ट्रीय विवाद पर सुरक्षा परिषद में सर्वप्रथम विचार विमर्श करने की या समाधान ढूंढने के लिए तत्पर होना पड़ा था वो है रूस ईरान विवाद। रूसी सेनाएं ईरान में घुस आई थी। परिणाम स्वरूप 9 जनवरी 1946 को ईरान ने सुरक्षा परिषद से शिकायत की कि रूस उसके प्रांत आज़रबाईजान में हस्तक्षेप कर रहा है तथा अपनी सेनाओं को वापस नहीं निकाल रहा है। रूस के दूसरे सदस्यों द्वारा कटु आलोचना की गई। लंबा वाद विवाद हुआ। रूस ने ईरान से संधि वार्ता का प्रस्ताव रखा। सुरक्षा परिषद ने रूस से 6 मई तक अपनी सेनाएं ईरान के प्रांत से बाहर करने की प्रार्थना की। इस दौरान महासचिव ट्रेम्बली ने सुरक्षा परिषद को सूचित किया कि रूस व ईरान से समझौता हो गया है, अतः इस विवाद को परिषद की कार्यसूची से निकाल दिया जाना चाहिए।
सुरक्षा परिषद के अंदर हुए इस वाद विवाद ने विश्व लोक मत को रूस के विरुद्ध कर दिया। उसका ही परिणाम था कि रूस को ईरान से हटना पड़ा। ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि सुरक्षा परिषद ने विवाद का समाधान करने की बजाय इसे कार्यसूची से निकाल दिया। हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर यूनान विवाद की, ग्रीस डिस्प्यूट। द्वितीय विश्व युद्ध में यूनान को भारी क्षति हुई। वह अपनी सुरक्षा कर पाने में असमर्थ हो गया। साम्यवाद के बढ़ते कदम यूनान की ओर भी बढ़ चले। यूनान में साम्यवाद स्थापित करने के लिए सोवियत संघ, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया तथा अल्बानिया, ये सभी साम्यवादी देश हैं, उन्होंने छापामारों की सहायता करके यूनान की आंतरिक सुरक्षा को संकट में डाल दिया। यूनान ने ब्रिटेन की सेनाओं की सहायता से इस समस्या पर काबू पाने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप 21 जनवरी 1946 को सोवियत संघ के प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन के विरुद्ध यूनान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए। यूनान के स्वयं इन आरोपों के विरुद्ध बयान देने के कारण सुरक्षा परिषद व सोवियत संघ को यह मामला बंद करना पड़ा। छापामारों की यूनान के विरुद्ध कार्रवाई जारी थी। कुछ समय बाद यूनान ने यह मामला सुरक्षा परिषद में उठाया कि छापामारों को सोवियत रूस, बुल्गारिया आदि सहायता देकर उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सोवियत संघ के निषेधाधिकार के कारण सुरक्षा परिषद कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। यूनान विवाद महासभा को सौंप दिया गया। महासभा ने इस पर विचार विमर्श के पश्चात जांच के लिए एक आयोग गठित किया। इस आयोग के साथ साम्यवादी देशों ने सहयोग नहीं किया। और हम ये देखते हैं कि कुछ समय के बाद जब ये मामला सुरक्षा परिषद में उठाया गया कि छापामारों को सोवियत संघ, बुल्गारिया या जो सहायता दे रहे हैं या अधिक सहायता देकर उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो सोवियत संघ के निषेधाधिकार के कारण सुरक्षा परिषद कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। यूनान विवाद महासभा को सौंप दिया गया और हम ये देखते हैं कि महासभा ने इस पर विचार विमर्श के पश्चात जांच के लिए एक आयोग गठित किया। इस आयोग के साथ साम्यवादी देशों ने सहयोग नहीं किया और ना ही उसे अपने प्रदेश में आने की अनुमति दी। इस आयोग की नियुक्ति का एक लाभ अवश्य हुआ कि इसकी निगरानी के कारण छापामारों को साम्यवादी सहायता की मात्रा में कमी आई। दूसरी ओर अमेरिका ने भी यूनान की खुलकर सहायता की ताकि वह इन छापामारों से निपट सके। यूगोस्लाविया के शासक टीटो ने कुछ कारणों से छापामारों की सहायता बंद कर दी। फलस्वरूप यूनान साम्यवाद के बहाव से बच गया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनान में शांति व सुरक्षा स्थापित करने के लक्ष्य में सफल रहा। हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर बर्लिन समस्या की, बर्लिन प्रॉब्लम। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के हथियार डाल देने के पश्चात 1945 में पोट्सडम समझौते के अंतर्गत बर्लिन नगर को विभाजित करके इसे सोवियत रूस तथा अन्य मित्र राष्ट्रों अमेरिका, फ्रांस तथा ब्रिटेन में बांट दिया गया था। पूर्वी बर्लिन पर रूस का और पश्चिमी बर्लिन पर शेष 3 का नियंत्रण था। पोट्सडम समझौते की एक अन्य शर्त जर्मनी की आर्थिक एकता को बनाए रखना था। इस शर्त का उल्लंघन करते हुए पश्चिमी राष्ट्रों ने जर्मनी में नई मुद्रा प्रचलित कर दी। इस कार्रवाई से नाराज होकर सोवियत रूस ने 1 मार्च 1948 को बर्लिन के जल व थल मार्गों की नाकाबंदी कर दी। अमेरिका, फ्रांस तथा ब्रिटेन द्वारा सुरक्षा परिषद में इस मामले को उठाया गया। सोवियत रूस के निषेधाधिकार के कारण सुरक्षा परिषद कोई भी प्रस्ताव या कार्रवाई का निर्णय नहीं कर पाई, लेकिन चारों राष्ट्रों को वाद विवाद के लिए सुरक्षा परिषद का मंच मिल गया तथा इनके प्रतिनिधियों के बीच जो वार्ताएं हुई उनसे समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ। 4 मई 1949 को सुरक्षा परिषद को यह सूचना दे दी गई थी कि रूस तथा अन्य तीनों राष्ट्रों अमेरिका, फ्रांस
तथा ब्रिटेन के मध्य बर्लिन समस्या पर समझौता हो गया है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक साझा मंच प्रदान करके समस्या के समाधान में पर्दे के पीछे से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम बात करते हैं चौथे नंबर के पॉइंट की, और वो है कोरफू चैनल विवाद, कोरफू चैनल क्राइसिस। ग्रेट ब्रिटेन के 2 समुद्री युद्धपोतों को अल्बानिया द्वारा कोरफू चैनल में बिछाई गई बारूदी सुरंगों में क्षति हुई। ब्रिटेन ने यह मामला हर्जाना पाने के लिए सुरक्षा परिषद में उठाया। ब्रिटेन ने अल्बानिया पर आरोप लगाया कि उसने मित्र राष्ट्रों द्वारा समुद्री रास्तों की सुरंग को साफ कर देने के बाद यह सुरंग बिछाई है, जबकि अल्बानिया का कहना था कि ब्रिटेन के युद्धपोतों ने अल्बानिया की सरकार की स्वीकृति के बिना उसके जल प्रदेशों में प्रवेश किया था। सुरक्षा परिषद ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंप दिया। सुरक्षा परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान की इच्छा से सौंपा गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुने और यह निर्णय दिया कि ब्रिटेन के युद्धपोतों की क्षतिपूर्ति अल्बानिया द्वारा की जानी चाहिए तथा हर्जाने के रूप में 84.397 पाउंड की राशि यानी लगभग $3 लाख तय की गई। इस न्यायिक निर्णय का पालन अल्बानिया ने नहीं किया। इस विवाद का महत्व इसलिए है कि सुरक्षा परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा जाने वाला ये पहला विवाद है। हम बात करते हैं 5वें नंबर के पॉइंट की, और वो है कश्मीर समस्या। कश्मीर ब्रिटिश भारत में एक ऐसी देशी रियासत थी जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत स्वतंत्र करके भारत या पाकिस्तान किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ विलय होने का अधिकार दिया गया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने दोनों राज्यों से अलग स्वतंत्र राज्य बने रहने का निर्णय किया। पाकिस्तान का विचार इस मुस्लिम बहुलवाद वाली रियासत को जबरन अपने साथ मिला लेने का था। इसी कारण उसकी सेना ने उत्तर पश्चिमी सीमा के कबाइलियों के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर के महाराजा ने इन परिस्थितियों में भारत में विलय का निर्णय लिया तथा कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब कश्मीर की रक्षा भारत का दायित्व बन गया तथा कश्मीर पर आक्रमण जारी रखना भारत पर आक्रमण जारी रखना था। भारतीय थल सेना व वायु सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई प्रारंभ कर दी, लेकिन पाकिस्तानी आक्रमण अभी भी जारी था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि शांति से समस्या के समाधान के इच्छुक थे, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को शिकायत की कि पाकिस्तानी आक्रमण से प्रदेश की सुरक्षा व शांति को खतरा है। सुरक्षा परिषद को चाहिए कि वह इस आक्रमण को समाप्त करने के लिए कदम उठाए। सुरक्षा परिषद ने दोनों पक्षों के तर्क सुने। भारत के प्रतिनिधि ने भारत सरकार के हवाले से यह घोषणा की कि कश्मीर का विलय कोई अंतिम विलय नहीं है तथा कश्मीर की जनता जनमत संग्रह से अंतिम फैसला करेगी। पाकिस्तान ने कश्मीर के भारत में विलय को गैरकानूनी माना। अंत में 17 फरवरी 1948 को सुरक्षा परिषद ने अपने 3 सदस्यों का एक आयोग गठित किया, जिसे मौके पर जाकर परिस्थितियों का अध्ययन करके युद्ध विराम करवाने का दायित्व सौंपा गया। यह जुलाई 1949 में कश्मीर आया तथा मध्यस्थता कर युद्ध विराम कराने में सफल हुआ। 1 जनवरी 1949 को युद्ध बंद हो गया, लेकिन आयोग का जनमत संग्रह करवाने के बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया। अतः कश्मीर समस्या अधर में लटक गई। तत्पश्चात दिसंबर 1949 व फरवरी 1950 में सुरक्षा परिषद ने क्रमशः कैनेडियन जनरल मैकनाटन तथा ऑस्ट्रेलिया के न्यायाधीश डिक्सन को कश्मीर समस्या का समाधान करने हेतु नियुक्त किया। मैकनाटन ने जनमत संग्रह से पूर्व कश्मीर को पूर्णतः सेनाओं से मुक्त करने का सुझाव दिया, जिसे भारत ने यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि इससे पाकिस्तानी आक्रमण का वर्णन नहीं है। न्यायाधीश डिक्सन का प्रस्ताव था कि कश्मीर घाटी को छोड़ यथास्थिति बनाई रखी जाए, अर्थात जिन प्रदेशों पर जिसका कब्जा है उसे बनाए रखा जाए तथा कश्मीर घाटी का निर्णय जनमत संग्रह से कर लिया जाए। लेकिन यह प्रस्ताव भारत तथा पाकिस्तान दोनों ने ठुकरा दिया। निसंदेह सुरक्षा परिषद युद्ध विराम में सफल हुई, लेकिन कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पाई। 1965 तथा 1971 में 2 बार भारत पाकिस्तान युद्धों के बाद शिमला समझौता 1972 में यह निर्णय किया गया कि कश्मीर विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की बजाय आपसी बातचीत से ही सुलझाया जाएगा। भारत शिमला समझौते का आदर करते हुए
कश्मीर समस्या को आपसी बातचीत से सुलझाने के लिए अडिग रहा, लेकिन पाकिस्तान के इरादे कुछ अलग दिखाई पड़े। वह यदाकदा इसे जिनेवा सम्मेलन व संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाता रहा। कश्मीर में पृथकतावादी तत्वों को हथियार देकर वह इस क्षेत्र की लगातार शांति भंग करता रहा है और सन 1999 में पाकिस्तान द्वारा कारगिल क्षेत्र में अपने सैनिक तथा अन्य आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार करने की कोशिश से दोनों देशों के आपसी संबंध बहुत ही खराब हो गए। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता उलटकर सेना द्वारा जनरल मुशर्रफ के नेतृत्व में सत्ता हथियाने के पश्चात और उनके द्वारा भारत की धमकियां देने के कारण दोनों देशों के संबंध बहुत नीचे स्तर तक पहुंच गए और क्षेत्र में तनाव भी बहुत बढ़ गया। जनवरी 2004 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सार्क सम्मेलन में भाग लेने पाकिस्तान गए। उस दौरे के दौरान भारत तथा पाकिस्तान के नेताओं के बीच आपसी समझौतों को या आपसी संबंधों को सुलझाने के लिए या सुधारने के लिए बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया गया। बातचीत द्वारा दोनों देशों के बीच कश्मीर विवाद सहित अन्य विवादों का भी संतोषजनक हल नहीं निकल पाया और इस तरह लगातार पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों की सहायता करके समस्या पैदा करता रहा। भारत में 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार सत्ता में बहुमत से आई और पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही प्रतिबद्ध थी कि वो कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे और धारा 370 को भारत के संविधान से हटा देंगे। और ये सुनहरा दिन भारत के संविधान में आया और धारा 370 को हटाकर कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में मिला दिया गया और इस प्रकार से कश्मीर समस्या, जो कि पाकिस्तान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दी गई थी, सुलझा दिया गया। अब हम बात करते हैं 6 नंबर पर कोरिया विवाद की, कोरियन क्राइसिस। लेकिन उससे पहले ये कोरिया विवाद, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का प्रश्न, कांगो समस्या और हंगरी की समस्या, स्वेज नहर की समस्या हम हमारे अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।